आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश। मैं क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आप सबका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इनफर्टिलिटी। ये एक ऐसी कंप्लेंट है जो अगर मैरिड कपल में किसी एक को भी हो जाए तो इसकी वजह से दूसरे पार्टनर को भी सफ़र करना पड़ता है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अबाउट इनफर्टिलिटी इन मेल्स और इन डिटेल जानेंगे ये क्या होती है, क्यों होती है, इसके उनके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपको इनफर्टिलिटी है और होम्योपैथी किस तरह से कारगर है इस बीमारी को जड़ से ठीक करने में। साथ ही जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या पहली बार कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, फ्यूचर में भी ऐसे ही मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी का सीधा मतलब होता है जब एक मैरिड कपल कंसीव करना चाहता है, अपने लाइफ में एक बच्चा चाहता है और उसके लिए वो रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 6 महीने से 1 साल का समय बीत जाता है। उसके बावजूद भी जब वो बेसिकली कंसीव नहीं कर पाते हैं तो इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। दोस्तों, अगर इनफर्टिलिटी को समझना चाहते हैं तो पहले ज़रूरी है कि समझा जाए फर्टिलिटी क्या होता है और कैसे जो मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कैपेबल होते हैं बेसिकली कंसीव करने में। तो देखिए क्या होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको कि हम कहते हैं पीनिस, उसके नीचे होता है स्क्रोटम जिसको कि अंडकोश कहते हैं। अंडकोश में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है। इन टेस्टिस का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पहला स्पर्म की प्रोडक्शन होना, स्पर्म जो कि बेसिकली फीमेल में जाके जो एग को फर्टिलाइज करता है। जितना हेल्दी स्पर्म होगा उतनी ही अच्छी फर्टिलिटी होगी एक मेल में और उतने ही चांसेस होते हैं आगे कंसेप्शन के। दूसरा चीज़ जो टेस्टिस बनाती है वो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन होता है। इस हार्मोन का भी काम होता है एक तो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करना फर्दर और दूसरा सेक्सुअल ड्राइव या फर्टिलिटी को एनहांस करना। जो भी स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं ये वहाँ रुकते हैं, वहाँ ठहरते हैं, मैच्योर होते हैं और उसके बाद एक ट्यूब के द्वारा ये एपिडाइडिमस में जाते हैं। ये जो एपिडाइडिमस स्ट्रक्चर होता है ये टेस्टिस के बेसिकली पीछे और ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी जो स्पर्म होता है थोड़े समय के लिए मैच्योर होता है और इजैकुलेशन से जस्ट पहले ये एक ट्यूब के द्वारा जो होता है वास डेफरेंस में जाता है। जब ये स्पर्म वास डेफरेंस में पहुँचता है तो इजैकुलेशन से पहले ये जो स्पर्म होता है ये एक बेसिकली फ्लूइड या एक तरल से मिलता है। ये जो फ्लूइड होता है ये बनाते हैं प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल मिलकर। इस फ्लूइड के मिलने के बाद जो स्पर्म होता है उसको हम सीमेन कहते हैं। इस फ्लूइड की वजह से उस स्पर्म की न्यूट्रिटिव और इफेक्टिव वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है और फिर वास डेफरेंस से होते हुए ये इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली में ओपन होता है। इसी पेशाब की नली के द्वारा ये लिंग में जाता है और जब एक मेल अपने पार्टनर से बेसिकली सेक्सुअल अपना इंटरकोर्स में इंडल्ज होता है तो ये वाया पेनिस जो होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है। और अगर फीमेल जो है वो ओवुलेशन में है, वो बेसिकली एग ओवुलेट किया है तो उस एग से ये स्पर्म बेसिकली मेट करता है, उसको फर्टिलाइज करता है। उस प्रकार से कपल आपस में जो होते हैं बेसिकली कंसीव कर पाते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं हो पा रहा, जैसे कि स्पर्म का जो नंबर, शेप और मोटिलिटी है वो नॉर्मल नहीं है, प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है बट जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, कोई आपको क्रॉनिक इलनेस है, आप उसके लिए कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या लाइफस्टाइल के चलते हुए भी किसी भी कारण से कोई ऐसा बेसिकली रीज़न पैदा हो रहा है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली यही एक इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो इनफर्टिलिटी का एज सच कोई सिम्टम नहीं होता, बेसिकली एक इंडिकेशन ही होता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है इनफर्टिलिटी के साथ साथ आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या बेसिकली एरिया के अराउंड आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दिख सकते हैं, जिनमें से कुछ होता है जैसे कि सेक्सुअल ड्राइव आपका इम्पेयर्ड होना, जिसके चलते क्या हो सकता है आप में लो सेक्सुअल ड्राइव हो सकती है, इजैकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा या बहुत कम जो बेसिकली आपका इजैकुलेशन होगा, आपकी लिबिडो जो होता है वो बहुत कम हो जाए और बेसिकली प्रॉपर इरेक्शन ना हो पाए। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो बेसिकली स्क्रोटम या टेस्टिकुलर एरिया है उन जगहों पर आपको कोई गांठ होना, दर्द होना, वहाँ पे कोई लंप का या सूजन का एहसास होना, या फिर आपको दिख सकता है कि आपकी जो चेस्ट की ग्रोथ है बेसिकली वो एनहांस होगी जिसको कि गैनकोमास्टिया कहते हैं, जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। या फिर ये भी हो सकता है साइन कि आपका जो टोटल स्पर्म काउंट है रिपोर्ट के अंदर सीमेन एनालिसिस के अंदर वो कम हो, यानी कि 60 मिलियन पर एमएल से कम होना। इनफर्टिलिटी होने के जो कारण है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मेडिकल रीजन, सेकंड इज लाइफस्टाइल चेंजेस। जो मेडिकल कॉजेज है उनको समझा जाए तो पहला आता है वेरिकोसिल, जिसमें कि जो वेन्स प्रेजेंट है टेस्टिस में उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, बेसिकली वो डायलेट हो जाती है और इस वजह से टेस्टिस का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है।
सेकंड इज़ इन्फेक्शन, यानी कि मान लीजिए आपको टेस्टिस का इन्फेक्शन यानी कि ऑर्काइटिस हो जाए, या कोई एपिडेडिमाइटिस नाम का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टाइप का और भी कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगेन इनके कारण से जो टेस्टिस का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड इज इजेकुलेशन इशू। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो पीनिस के थ्रू बाहर इजेकुलेट होता है, लेकिन अगर रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन नाम का दिक्कत हो जाए तो इस वजह से स्पर्म रिवर्स डायरेक्शन यानी ब्लैडर की ओर चला जाता है। ऐसा अक्सर उन मरीजों में देखा जाता है जिनको कि जेनाइटल एरिया की सर्जरी हुई हो, जैसे प्रोस्टेट की या हर्निया की, ऐसे कोई या हाइड्रोसिल की कोई सर्जरी हुई हो, या फिर बेसिकली उनको कोई नर्व की इंजरियाँ इश्यूज हो। फोर्थ इज ट्यूमर, जैसे कि जिन लोगों में देखा गया कि उनको कैंसर है, या जिनको कि पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई ट्यूमर है, जो कि जहाँ से कि जो हार्मोन बनते हैं वो आपके टेस्टिस में इफेक्ट करते हैं, तो ऐसी जगहों का ट्यूमर होने से भी फर्टिलिटी जो होती है डिस्टर्ब होती है। फिफ्थ इज एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें कि जो बॉडी का इम्यूनिटी होती है वो स्पर्म को कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट समझ लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो बेसिकली एक इम्यून रीज़न होता है फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करने का। देन नेक्स्ट कम्स सर्टेन मेडिकेशन, यानी कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जिनका रेगुलर सेवन करने से भी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, जैसे कि हमने बात करी कि आप कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस के लिए कोई आप अपना मान लीजिए दवाई खा रहे हैं, या आपने कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ली है, तो ये बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं। नेक्स्ट इज हार्मोनल इंबैलेंस, जैसे कि मान लीजिए टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, या ब्रेन के वो पार्ट जहाँ से हार्मोन्स आ रहे हैं टेस्टिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं आगे काम करने के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वजह से भी जो रिदम होता है डिस्टर्ब हो जाता है, और जो हेल्दी फर्टिलिटी है या स्पर्म प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्सुअल जो बेसिकली इंटेलिजेंस है आपस में उसमें प्रॉब्लम होना, जैसे कि मेल पार्टनर्स की बात की जाए तो उनमें जो होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना, प्रॉपर इरेक्शन ना होना, पेनफुल इंटरकोर्स होना, या फिर हो सकता है कि जो आपको कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से जो है आप एक तरह से प्रॉपरली हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करने में कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं। देन एक नॉर्मल से एक इशू होता है जैसे कि आपकी टेस्टिस का ओवर हीटिंग होना या हीट पे ज़्यादा एक्सपोजर होना, अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए बहुत स्पास ले रहे हैं या ऐसी हॉट बाथ ले रहे हैं बेसिकली, तो गर्मी में अगर ज़्यादा एक्सपोजर होता है टेस्टिस का तो भी जो इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लाइफस्टाइल कॉजेज़ की बात की जाए तो सीधा अगर आपकी एडिक्टिव हैबिट्स हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग करते हैं, तो ये फैक्टर्स भी डायरेक्टली फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इस वजह से जो टेस्टिस है वो लॉन्ग रन में श्रिंक हो सकती हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, और इन दोनों वजह से जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो सकता है। देन इसके अलावा जो एक और फैक्टर आता है वो इमोशनल स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर आप बेसिकली मेल पार्टनर की ही बात करते हैं कि अगर अगर उनको कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, तो ऐसे में भी वो जो अपना सेक्सुअल फंक्शन है वो प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन के चलते अक्सर इन मरीजों में फर्टिलिटी कम हो जाती है, इनकी लिबिडो यानी कि जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाती है, बेसिकली इरेक्शन नहीं हो पाता, या प्रॉपर जो है इजैकुलेशन भी इनमें जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और साथ ही अगर आपको वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली भी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। इसके चलते भी बहुत से हार्मोन्स अप डाउन होते हैं और इस तरह से ये जो है स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती है। इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स आपसे आपकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, तो उसके लेकर आपको डॉक्टर से ओपन रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बेसिकली आपके सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको नहीं पता, बट वो इनफर्टिलिटी की वजह हो सकते हैं। जैसे बचपन में कभी मम्स हुआ हो तो फ्यूचर में एक इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। अगर प्रेजेंटली आपने कोई बहुत आपका कोई हैवी ट्रीटमेंट चलाया, आपने स्टेरॉइड्स बहुत रेगुलरली लिए हैं, आपको कोई क्रॉनिक इलनेस रही है उसके चलते आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी गई है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ रहा है, आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ रहा है, या आपकी कोई एडिक्टिव हैबिट है जिसके चलते आपने ड्रग्स का अल्कोहल का एक्सपोजर हुआ है, ओवर एक्सपोजर हुआ है, तो ये चीज़ें भी बहुत हद तक आपकी बेसिकली फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। सेकंड जो होता है इसके लिए आता है इन्वेस्टिगेशन, जिसके लिए डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। सबसे कॉमन जो आपको दिखता है वो होता है सीमेन एनालिसिस और सीमेन कल्चर। सीमेन एनालिसिस को समझते हैं तो इसमें मोटा मोटा जो बात की जाए वो ये होता है कि जो स्पर्म का बेसिकली प्रोडक्शन है, जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स है वो नॉर्मल है, नॉर्मली जो कि रेंज होती है 60 to 120 मिलियन पर ml, तो ये बेसिकली हेल्दी स्पर्म जो टोटल नंबर होता है वो इसके बीच होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट आता है स्पर्म की शेप होना, क्योंकि कई बार स्पर्म की शेप एबनॉर्मल होती है और इस कारण भी जो होता है जो स्पर्म होते हैं वो हेल्दी नहीं होते और वो अपना काम जो होता है प्रॉपरली नहीं कर पाते। थर्ड इज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो होते हैं बेसिकली एक्टिव होते हैं, स्लगिश होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, तो अगर आपका एक्टिव मोटाइल स्पर्म का जो रेशियो है वो बाकी दो के ज़्यादा रहे, बाकी दो के कंपैरिजन में, तो भी आप फर्टिलिटी आपकी अच्छी होती है। तो ये बेसिकली सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होता है। देन डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जो अंदर बेसिकली स्पर्म बन रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
या जो बेसिकली इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर आ रहा है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, कोई रुकावट तो नहीं। कई बार क्या होता है कि एक स्पर्मेटोसील जैसे फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है जिसके कारण स्पर्म बनता है तो वो बाहर नहीं आ पाता, तो हम कुछ और रीज़न समझ लेते हैं। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड भी बहुत एक वैल्यूएबल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। देन थर्ड जो है बेसिकली आप हार्मोन प्रोफाइल करा सकते हैं, ये देखने के लिए जो कि जो बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं वो बेसिकली आपके जो है टेस्टिस पर आके प्रॉपर्ली एक्ट कर रहे हैं। जैसे प्रिवेंशन की बात की जाए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर आप इनफर्टिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। मेडिकली तो कई बार पॉसिबल नहीं होता, कुछ ऐसे रीज़न होते हैं कि हो सकता है आपको इनफर्टिलिटी हो जाए, बट अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी बुरी आदत को जो है उसमें अपने आप को इंडल्ज नहीं कीजिए, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स, इन चीज़ों के एक्सपोजर से बचिए। कोशिश करिए कि आप अपने वेट को मेंटेन रखिए, अगर ज़्यादा है तो उसे कम करिए, और अगर कम नॉर्मल कहेंगे तो उसको बढ़ने से रोकिए। कोशिश करिए लाइफस्टाइल स्ट्रेस फ्री रहे, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना खुद लीजिए ना ही अपने पार्टनर में उसको आप कोशिश करिए उस पर आपको स्ट्रेस डाले, और अगर स्ट्रेस में तो उसको हेल्प करिए उसको ओवरकम करने में। और अपना जो बेसिकली अपनी लाइफ का एक्सपोजर है, मान लीजिए कोई हैवी मेटल्स हैं, कोई पेस्टिसाइड्स हैं, यहाँ पे आपको किसी फील्ड में जहाँ पे आपको केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है, कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है, तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए ताकि आप अपने जो बेसिकली इनडायरेक्टली आप जो है इनफर्टिलिटी का शिकार होने से बच सकें। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होम्योपैथी इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, फिर चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, दोनों ही केसेस में होम्योपैथी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो बेसिकली हमें पहले ही जानना जरूरी होता है कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। मान लीजिए कोई वो मेडिकल रीज़न के चलते हुई, कोई वो स्ट्रेसफुल इवेंट के चलते हुई है, कोई आपको डिप्रेशन था, कोई आपको इमोशनल स्ट्रेस रहा, कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहा, कोई आपकी सर्जरी के कारण वहाँ पे कोई चेंजेस आ गए, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको इनफर्टिलिटी हुई क्यों है, तब तक आपका ट्रीटमेंट करना जो है इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हमें वजह को ठीक करना है ना कि उसके आउटकम को। अक्सर लोग इनफर्टिलिटी को सीधा स्पर्म से रिलेट करते हैं, और कोई भी आपको कहीं पे भी आपको लगता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे, इनफर्टाइल हैं, तो वो बस यही चाहते हैं कि उनको मेडिसिन ऐसी मिल जाए कि उनका स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्पर्म की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, फिर भी पेशेंट जो होता है वो सोचते हैं कि उनकी स्पर्म जो बेसिकली है वो इफेक्टिव नहीं है, और इसको बेसिकली सोचते सोचते ही वो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी की बहुत सी वजह हो सकती हैं, और हमें सबसे ज़रूरी है पता लगाना कि आखिर आपके केस में वो क्या वजह है। वो वजह लगना सिर्फ एक पार्ट है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत से पार्ट होते हैं। वजह के साथ साथ हमें देखना होता है कि उस प्रॉब्लम के चलते उस मेल में यानी कि उस इंसान में और क्या चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो चेंजेस उनके फिजिकल लेवल पे हो, मान लीजिए आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर उसके चलते आपकी बेसिकली आपकी सोच में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके नेचर बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझा जाता है। साथ ही इसके आपकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री और डिजीज हिस्ट्री को समझकर एक दवाई पर पहुंचा जाता है। जब हम इस तरह से प्रॉपरली हर चीज़ को अलाइन करके और आपस में रिलेट करके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से जो मेडिसिन बेसिकली आपके केस में आती है वो आपको क्योर करने में सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों, अगर आपको, आपके पार्टनर को, आपके परिवार में या आपके जानकार में किसी को भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो अपने नियरेस्ट क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा और अपना केस ज़रूर डिस्कस करिए। और आप चाहे तो हमारी क्लिनिक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी नॉलेज हमने शेयर करी है इस वीडियो पर, इस प्लेटफॉर्म पर, उससे आपको लाभ हुआ होगा, और इसी नॉलेज को औरों तक शेयर करके आप उनकी लाइफ को भी बेटर बनाने में उनकी मदद करेंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। ऐसे ही बहुत सी मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें।